क्वेश्चन नंबर 10 में गया। 10 क्या है? कहता कि द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको बताया गया रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई ब्लॉक है और एक सरफेस है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट में है और इस कॉन्टैक्ट के कारण क्या होते हैं? नॉर्मल। इस कॉन्टैक्ट के कारण ग्राउंड इस ब्लॉक पर क्या लगाता है? नॉर्मल। ब्लॉक भी ग्राउंड पर लगाता है, लेकिन चर्चा हम चूंकि ब्लॉक का कर रहे हैं। ऐसे तो देखा जाए तो ग्राउंड जो है, जो ग्राउंड अगर हम यहाँ दिखाएं तो ग्राउंड पर भी एक नॉर्मल यहाँ लगता होगा। ग्राउंड ब्लॉक पर नॉर्मल, ब्लॉक ग्राउंड पर नॉर्मल, ये तो ठीक है। Resultant contact force and the normal force exerted by a body on the other is called the angle of friction. Angle of friction के बारे में बताया जा रहा है। मतलब कि आप इस बॉडी पर मान ले जाए कि इधर आप फोर्स लगाए हैं, या ये मान के चलो कि बॉडी का मोशन इधर है, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स और डेवलप हुआ होगा जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब इस ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा, जो कि भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये भी क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब बॉडी पर फोर्स लगाए होंगे, ये भी क्या पैदा होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स। इस तरह से दो कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स F पैदा हो रहा है ब्लॉक पर और ग्राउंड पर देखा जाए इधर होता होगा। ये कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों N और F, और अगर N में F को जोड़ दिया जाए तो यह जाएगा रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। रिजल्ट है रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, ये रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कहता है कि द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स इक्वल एंगल exerted by a body on the other is called the angle of friction. कहता है कि इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। So that if lambda be the angle of friction, अगर ये कोण का मान लैम्डा हो, अगर इस कोण का मान कितना हो? लैम्डा हो, लैम्डा हो इस कोण का मान, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं। एंड म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मान कितना हो? म्यू। तो लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। so that हमको दिखाना क्या है? यह दिखाना है कि लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है भाई, आप पहले समझो tan लैम्डा क्या होगा? tan लैम्डा होगा F बाई n। ठीक है भाई, tan लैम्डा क्या होगा? F बाई n। तो F क्या होगा? tan लैम्डा इज इक्वल टू F का मान क्या होता है? म्यू एस एन। अगर F का मैक्सिमम मान लें तो क्या होगा? म्यू एस एन। तो म्यू एस एन मैक्सिमम मान होगा, म्यू एस एन जो होगा क्या होगा? मैक्सिमम मान होगा। या फिर ऐसे सोचो कि F बराबर क्या हुआ? n tan लैम्डा। और चूंकि आप जानते हैं कि F हमेशा लेस देन होता है म्यू एस एन, फ्रिक्शन फोर्स का मान हमेशा लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन होता है। फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? म्यू एस एन, जब वस्तु चलने को तैयार होता है। अदरवाइज फ्रिक्शन का मान हमेशा उससे कम ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा म्यू एस एन या तो उससे कम ही होता है। और F का मान आप यहाँ रख लें n tan लैम्डा। तो n tan लैम्डा लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, n से n कैंसिल, तो tan लैम्डा लेस देन इक्वल टू म्यू एस कहा गया है म्यू क्वेश्चन में, इसका मतलब लैम्डा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। लैम्डा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स। तो ये हमको प्रूव करना था कि लैम्डा का मान हमेशा tan इनवर्स म्यू से कम होता है या वहां तक होता है। लैम्डा के बहुत सारे मान हो सकते हैं ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को एक मान नहीं होगा। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स का मान क्या होता है? जब बॉडी पर बल नहीं लगाओ तो जीरो, फिर यहाँ से बढ़ते 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 कहाँ तक जाता है? म्यू एस एन तक। तो F का मान तो चेंज हो रहा है ना, F का मान जीरो से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? म्यू एस एन तक। तो F के अलग अलग मान के लिए अलग अलग लैम्डा आएंगे, क्योंकि अलग अलग रिजल्टेंट होगा। कहने का मतलब कि ये तो प्रूफ हो गया। जैसे कि मान लिया जाए कि आप ब्लॉक है, ठीक है, ये तो नॉर्मल तो हमेशा लग रहा होगा,
नॉर्मल तो हमेशा लगते रहता है, ठीक है, एस का मान चेंज होगा नहीं, एन का मान तो mg होगा। लेकिन इस पर मान लिया जाए कि आप थोड़ा सा बल लगाएं, तो और बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है, आप थोड़ा सा बल लगाएं, तो अगर बल लगाएं आप F1, यहाँ भी घर्षण पैदा होगा F1, फिर आप बल F1 से बढ़ा कर दिए F2, तो फ्रिक्शन का मान ही बढ़ के हो जाएगा F1 से F2। इसी तरह से करते करते बल का मान और बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, मान लो कि F3, यहाँ पर फ्रिक्शन का मान भी F3। ये उस सिचुएशन का बात कर रहे हैं हम जब बॉडी अभी रेस्ट में है। तो अब समझिए, जब फ्रिक्शन F1 लगेगा तो F1 जोड़ेंगे और तब रिजल्टेंट निकालेंगे, तो लैम्डा का अलग मान आएगा। जब F2 लगेगा तो F2 तक ले जाएंगे थोड़ा बड़ा, तब यहाँ तक आएगा तो लैम्डा का एक अलग आंसर आएगा। जब F3 काम करेगा तो F3 जोड़ेंगे इसमें, तब एक लैम्डा का थोड़ा और बड़ा आंसर आएगा। और सबसे बड़ा आंसर उस समय आएगा जब हम इसमें जोड़ेंगे Fs मैक्स, तब उस समय जो लैम्डा का मान आएगा सबसे बड़ा आएगा। तो ये कह रहा है कि लैम्डा का मान मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, यानी मैक्सिमम तब होगा जब यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन जुटेगा नॉर्मल में म्यूवेशन। तो ये हम कह रहे हैं कि लैम्डा का मान tan इनवर्स म्यू से कम होगा, नीचे पूरा होगा, और मैक्सिमम लेकिन जाएगा tan इनवर्स म्यू तक, और ये तब जाएगा जब फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू पर जुटेगा। तो ऐसा आपको ये बात समझ में आया होगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं हम लोग। ग्यारह का कर रहा है, देखते हैं 11। यही सवाल है 0.5, 0.2, 1, 0.2, 1। ठीक, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। फिगर में देखिए आप, कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम ब्लॉक, द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग 1 किलो एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच्ड टू 0.5 किलो। मतलब इस क्वेश्चन में आपको एक्सीलरेशन निकालना है और दोनों रस्सी में टेंशन। ठीक, सॉल्व करते हैं। 0.5 का 0.5 गुना 10, 5 न्यूटन। सही है भाई। 1 किलोग्राम का 10 न्यूटन, 1 किलोग्राम का 10 न्यूटन। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स दर्शा दिया है। हमने दर्शा दिया है ग्रेविटेशन। दूसरा हम दर्शाने जा रहे हैं नॉर्मल। यहाँ कोई कांटेक्ट है नहीं, यहाँ चूंकि कांटेक्ट है, यहाँ एक नॉर्मल होगा, यहाँ भी नॉर्मल होगा, क्योंकि नॉर्मल दोनों सेम ही होगा, तो n1 n1 लिख देते हैं। ठीक, तो हम ग्रेविटेशन दर्शा लिए, नॉर्मल, टेंशन दर्शा लेते हैं। ये चूंकि एक अलग रस्सी है, इसमें टेंशन का मान T1 मान लेते हैं। क्योंकि ये एक अलग रस्सी है, इसमें टेंशन का मान T2 मान लेते हैं। टेंशन दर्शा दिए हम, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, नॉर्मल हो गया, टेंशन। फ्रिक्शन में आइए, जब ये ब्लॉक आगे चलेगा तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेंगे, पीछे, और यहाँ भी कहाँ काम करेगा, पीछे। और फ्रिक्शन का मान होगा म्यू एन। म्यू का मान 0.2 है, एन का मान 10, 0.2 गुने 10 बराबर 2 न्यूटन। यहाँ भी काम करेगा 2 न्यूटन, क्योंकि यहाँ भी होगा 0.2 म्यू, एन का मान 10। अब मान लिया जाए कि सिस्टम चल रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो उसका समीकरण क्या लिखाएगा, 5 माइनस T1 बराबर 0.5a, 5 माइनस T1 बराबर 0.5a। इसका क्या लिखाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा T1, T2 नहीं, T1। तो T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 माइनस 2 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, और इसमें लिखाएगा सिर्फ T2 माइनस 2 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। T1 से T1, T2 से T2, 5 में घटेगा 2, 2 4, तो बचेगा 1 बराबर इधर आ जाएगा 2.5। इसका मतलब A बराबर आएगा 1/2.5, मतलब A बराबर
ये हो गया 10/25, 25 चौका 100 मतलब 0.4, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। पहले इसका इसी डायरेक्शन मिला लेते हैं 0.4। अब बचा टेंशन, ठीक है भाई। अब क्या है 0.4 अगर यहाँ आया है 0.4, 1 गुना 0.4, 1 गुना 0.4 0.4, 2 इधर जाके जुटेगा, T2 का मान 2.4, T2 का मान 2.4 मतलब 1 किलोग्राम ब्लॉक के बीच 2.4, और 0.5 गुना अगर हम करें 0.4, 0.5 गुना 0.4, 0.5 गुना 0.4, तो या फिर ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये तो हो गया 0.4, आई 2 जगह तो 2.4, और फिर T2 अभी और जगह 2.4, तो 4.8। दो आंसर यहाँ मिलेगा आपको T1 और T2 का। टेंशन बिटवीन 1 kg ब्लॉक मतलब T2 और टेंशन उस रस्सी में जो अटैच है 0.5 किलोग्राम से, उसका आंसर T1, और T1 का आंसर आएगा 4.8। तो बहुत आसान सवाल था, हम चुन चुन के एकदम फोर्स को रखे हूँ। ग्रेविटेशन पहले दर्शाएं, फिर कांटेक्ट फोर्स के चलते नॉर्मल दर्शाएं, फिर टेंशन दर्शाएं, फिर फ्रिक्शन दिखाएं। नेक्स्ट सवाल में आगे आते हैं। कह रहा था टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन। अच्छा, क्वेश्चन है बता रहा है कि 16 न्यूटन का टेंशन है, एंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज 0.5। अच्छा, दो चीज क्वेश्चन ही देके रखा है, टेंशन बराबर 16 न्यूटन और एक्सीलरेशन बराबर 0.5। फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एट द टू कॉन्टैक्ट्स विद द ब्लॉक। जहां जहां ब्लॉक के कॉन्टैक्ट है वहां फ्रिक्शन का मान बताइए, मतलब कि μ1 और μ2 का मान बताइए, μ1 और μ2 का मान बताइए। क्वेश्चन यही कह रहा है कि μ1 और μ2 का मान बताइए, क्योंकि सब कुछ पता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले 4 किलोग्राम के ब्लॉक का 40 न्यूटन, यहाँ 40 sin 30 और यहाँ 40 cos 30। 40 का कहानी खत्म, और ये होंगे 30, और यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन जिसका नाम रख देते हैं N4, क्योंकि 4 किलोग्राम का है तो नाम दे दिए N। ठीक, 2 किलोग्राम के ब्लॉक का 20 न्यूटन और इसका नाम दे देते हैं N2। मतलब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स दर्शा दिया और कांटेक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल दर्शा दिया। ठीक, टेंशन का बारे है, ये चूंकि ऐसे गया होगा तो यहाँ मिस्टेक है, ऐसे पुल ये ऐसे गया होगा और ऐसे इस पर, तो यहाँ भी टेंशन कितना हो जाएगा T, और यहाँ भी टेंशन T, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सब सिंगल रस्सी है तो टेंशन भी हो गया। अच्छा, जब इधर चलना चाहेगा तो फ्रिक्शन यहाँ पीछे काम करेगा। F2 नाम देते हैं जो कि यहाँ μ2 लिखा हुआ है, और यहाँ F1 नाम देते हैं जो कि यहाँ μ1 लिखा हुआ है, और हमें पता है ये एक्सीलरेशन 0.5 है। तो देखते हैं इसका एक्सीलरेशन 0.5 है तो आगे कौन ले जा रहा है इसको, तो 20। पीछे कौन रोक रहा है इसको, तो T माइनस μ2 मैंने F2। अच्छा, टेंशन का मान तो पता है ना 16, तो फिर T क्यों लिखना, तो टेंशन का मान पता ही है तो फिर T क्यों लिखना, क्या लिखना चाहिए हमको 16। तो आगे यहाँ 20 और टेंशन 16, तो 20 माइनस 16 माइनस F2, F2 बराबर μ2 n का मान 20/3 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। 20 पीछे 16 और माइनस एगो फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो 20 में 16 गया तो 4, और इधर हो गया है 2, तो 4 में से 2 और जाएगा तो 2 बराबर μ2 और 20/3
यहाँ से म्यू टू का मान आ जाएगा 2/20√3 मैंने 1/10√3। अब 1/10√3 थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। √3 1.732 0.0577 0.0577। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 0.06? बोले हाँ लिख सकते हैं 0.06 और आंसर आया 0.06। ये म्यू टू का मान आ गया आपका। ये जो मान आया आपका म्यू टू का आया है। अगर म्यू वन का जानना चाहते हैं तो यहाँ सॉल्व कीजिए। टी आगे लग रहा है मतलब 16 आगे लग रहा है, माइनस F1 मतलब म्यू और गुने n का मान 20 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन 0.5। तो 16 आई हो जाएगा 1, इधर आएगा तो 15, 20 म्यू वन बराबर 15। म्यू वन बराबर 15, तो म्यू वन बराबर 15/20, 3 5 दिया 15, अब 5 चौका 20 बराबर 0.75। इस तरह से म्यू वन का मान आ जाएगा आपका 0.75 और म्यू टू का मान आया था 0.06। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 11। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 सॉल्व कर रहे हैं। 12 तो इसके पहले जो सॉल्व कर रहे थे वो था क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में 13 क्या कहता है? द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक shown in figure is 0.2. Table and the block 0.2. Find the tension in the two string. Tension in the two string. 5 किलोग्राम का सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स 50 न्यूटन और इसका एक नॉर्मल n। 5 किलोग्राम का 50 न्यूटन, 15 किलोग्राम का 150। 15 5 5 15 5 5 ठीक है। और यहाँ 0.2 तो स्वाभाविक है कि यहाँ 150 है, यहाँ 50 है तो इधर ही चलना चाहेगा। तो मान लो इस रस्सी में टेंशन T2 है। इस रस्सी में टेंशन T1 ठीक है भाई। जब इधर चलने का हम बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन यहाँ काम करेगा और फ्रिक्शन जो काम करेगा वो म्यू का मान 0.2, n का मान 50, 0.2 गुने 50 बराबर 10। तो लिखते हैं समीकरण। निकालना क्या है? फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग। टेंशन ही निकालना है। तो मान लो कि ई जितना एक्सेलरेशन से इधर चल रहा है उतना एक्सेलरेशन से ये भी चल रहा होगा और उतना एक्सेलरेशन से ये भी जा रहा होगा। इक्वेशन लिखते हैं पहले इसका कि 150 और माइनस T2 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर इस 5 किलोग्राम का लिखें तो T2 माइनस T1 और माइनस फ्रिक्शन वाला 10 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। और वो लास्ट वाला 5 किलोग्राम का लिखें तो T1 माइनस 50 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। इस तरह से T2 और T1 कैंसिल, 150 में घटेगा 50, 100 में जाएगा 10 तो 90, 90 बराबर 15 5 20 और 5 25 है। इस तरह से का मान आ जाएगा 90/25। तो T1 का मान कैसे आएगा? तो T1 बराबर आ जाएगा 50 प्लस 5a 5 गुने 90/25। फिर कटेगा 5 बार का और 25 25 और 18 25 90
और 50 और 18 68 न्यूटन। इस तरह से T1 का मान आना चाहिए हम लोग का 68 न्यूटन। तो 68 न्यूटन। राइट स्ट्रिंग में 68 न्यूटन, तो राइट स्ट्रिंग में आ गया 68 न्यूटन। ठीक है, राइट स्ट्रिंग T1 हुआ, तो T1 में आया 68 न्यूटन। बचा T2, तो देख लेते हैं। 5A करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5A का मतलब 90/25, तो 90/25 करेंगे तो फिर आ जाएगा 5 गुने 90/25 मतलब 16। 5 गुने 90/25 तो 25 और 16 ये 18, 18 5 90, 18 आएगा, 18 ही आएगा। 18 10 28 और T1 कितना 68, तो 68 और 28, 68 और 28 समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से 68 और 28 बराबर 96 न्यूटन। इस तरह से T2 का मान आ जाएगा 96। मेन तो है समीकरण लिखना। अगर आप ये समीकरण लिख पाते हैं तो फिर तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, क्योंकि इसमें A का मान पूछ नहीं रहा था, लेकिन A का मान तो निकलेगा ही 90/25। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर। जस्ट लाइक सब क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ मोशन जैसा है, बस थोड़ा सा खाली क्या होता है कि फ्रिक्शन ऐड हो जाता है रफ सरफेस पे।